क्लिक कर दो एक बार क्रोम पे, कर दो बैल। क्रोम पे कर दो, तुम्हें चलने दो, कोई बात नहीं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसकी कहानी बहुत अलग होती है। मैं अगेन फिर से बोलूँगा कि मैं फार्मूला के खिलाफ रहता हूँ, तो फार्मूले मत याद करना, पैटर्न देखना आप लोग, है ना, कैसे पैटर्न में सॉल्व करते हैं। पहली कहानी है कि अगर ये कोई मिरर है, अपन स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, ये कोई मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल, और यहाँ पर कहीं पे इसका फोकल लेंथ था f, और यहाँ कहीं रखा था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज भी हो सकता है, फिलहाल ऑब्जेक्ट की साइज की मैंने बात नहीं की। मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था और वो मूव कर रहा था इस तरफ विद अ वेलोसिटी UOM। OM बोले तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। VOM बोल देता हूँ, यू वर्ड से कंफ्यूज हो गए तो VOM ले लो इसको, है ना। VOM वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बच्चे अपन सारी डिस्टेंसेज अगर पोल से कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी भी तो पोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अब वेलोसिटी ऑफ इमेज। तब मुझे नहीं पता वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी क्या नहीं बनेगी, मैंने उसको फिलहाल के लिए मान लिया इस तरफ बन रही होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो अब इसे कैसे निकालें। देखो ये जो वेलोसिटीज आएंगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी होती है जब पूछी जाती है। मतलब जितनी भी वेलोसिटीज हैं, ये वेलोसिटी कैसी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो वाली कहानी है। क्लियर। चलो, तो मुझे कहीं से थोड़ा सा याद आ रहा था मिरर फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 1/f इज इक्वल टू, यही हुआ करता था। मैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। देखो फोकल लेंथ मिरर की कभी चेंज होती है क्या, नहीं, एक बार बन गया मिरर बन गया, अपन तो यही मान के चल रहे हैं। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन आया जीरो, 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v², लेकिन साथ में dv/dt भी तो आएगा, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, -1/u² du/dt, ठीक है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, एक टर्म को उधर भेज देता हूँ, एक इधर रखते हैं। तो ये प्लस का 1/v² बन गया इस तरफ आकर, और बेटा dv/dt को अगर मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। v मतलब क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज ही तो था, है ना। तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज vi विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेक्टर फॉर्म में लिया मैंने इसे, इज इक्वल टू माइनस का 1/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर du/dt, यही तो था। और इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया, और फॉर्मूला निकल के मेरे पास आता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v²/u², v²/u², जरा पहचानो, माइनस बाहर रख देते हैं, v²/u² को क्या आप लोग m बोल सकते हो, मतलब m का स्क्वायर, मैग्निफिकेशन। सर वो तो -v/u होता है, बेटा -v/u का स्क्वायर भी वही आएगा जो v/u का स्क्वायर आएगा, इसलिए m बोल देते हैं, m²। और यहाँ पर आया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये उसके लिए ऐसे फॉर्मूला बन गया, आप चाहो तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पर क्वेश्चन पर ध्यान से देखना कि उसने वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दे रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वो x डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हो, इसमें कहीं भी y डायरेक्शन इंक्लूड नहीं किया है मैंने, y डायरेक्शन मतलब कंपोनेंट होगा फिर उसमें, ठीक है। तो x डायरेक्शन में एज अ फॉर्मूला आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो,
बट क्वेश्चन जज करना, अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सिर्फ तभी लगा सकते हो। क्लियर? तो वेलोसिटी यहाँ दे, इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे दे तब भी चलेगा। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। आई गेस कि मिरर वाला पोर्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ। लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। A concave mirror of focal length a concave mirror of focal length ten centimeter and a point object both are moving away from each other with velocity one meter per second with velocity 1 meter per second and 10 meter per second. Find the velocity of image when the object is at a distance of 15 centimeter when the object is at a distance of 15 centimeter
फ्रॉम द मिरर। ध्यान रखना दोनों मूव कर रहे हैं। मिरर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड, और दोनों अवे, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। करो एक बार ट्राई। दिया फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहली लाइन पढ़ो, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया था ना। बोथ आर मूविंग, मतलब फोकल लेंथ नहीं, ये मिरर कॉन्केव मिरर एंड ऑब्जेक्ट दोनों मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो एब्सोल्यूट निकाल दो। मोस्टली वो जो पूछता है ना, अगर गिवन नहीं है वो एब्सोल्यूट ही पूछता है। अगर गिवन हो कि विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लो तो अलग बात है, एब्सोल्यूट ही पूछता है। -45। मैं सॉल्व करूं? विद रिस्पेक्ट टू मिरर आया वो आपका। अपन को एब्सोल्यूट चाहिए। अगर वो लिख के नहीं दे रहा ना कुछ भी, तो मतलब वो एब्सोल्यूट पूछ रहा है, वरना वो लिख के देता कि फाइंड द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वरना बोल के देता हो। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आज वो कहाँ गया बता रहा सिंह? इस बार इसने मुझे दे रखा है बच्चों के मिरर इस तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर मुझे गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, इस तरफ, और यहाँ पर कहीं पे ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा एक बार के लिए सोच के देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ, तो मतलब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब इसके आगे लगेगा माइनस और इसके आगे लगेगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया
वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी मैं यू आई क्यों लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज नहीं है ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा मुझे गिवन था फोकल लेंथ कितना, -10 सेंटीमीटर। मुझसे पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये पूछा गया था। अगर मुझे फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर डिस्टेंस इसने दी है मुझे कितना, अगर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर हो, यानी u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर हो, तब मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये भी बोला उसने, जो क्वेश्चन ने डेटा दिया मैंने सिर्फ वो लिखा है, अभी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया इंट्रोड्यूस। ठीक है, क्या 11, अच्छा 11 हो गया क्या, वो 01 है यार, प्लस करना चाह रहा था ना मैं उसे, तो गलती से वो हो गया। चलो ठीक है, डन, इतने डेटाज गिवन थे। क्या इस पॉइंट पे मैं v फाइंड कर सकता हूँ, या तो v फाइंड कर लो या m, मुझे ज़रूरत m की है वैसे, पर v फाइंड कर लेते हैं फिर उससे m कर लेंगे, क्योंकि v आपको पता है सिंपल निकालते रहते हो। कैसे निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u, और यहाँ से बेटा f की वैल्यू रखी -1/10, u माइनस का होता है लेकिन इधर के प्लस का हो गया, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v, इसको 2/30 लिख सकते हैं, इसको 3/30 लिख सकते हैं, तो -1/30, तो v इज इक्वल टू -30, ये बचेगा, v मिल गया। क्या मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ, m इज इक्वल टू कितना आएगा, -v/u -30/-15, ये वैसे तो माइनस का 2 आए, लेकिन माइनस का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि उसमें स्क्वायर ही होने वाला है। अब एज अ फॉर्मूला करना चाहते हो या कैसे करना चाहते हो बताओ, एक ही बात है, फॉर्मूलेस करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, तो मैं तो फार्मूला ही बोल देता हूँ। अगर एक्स डायरेक्शन प्रॉपरली दिख रहा है तो फार्मूला लगा लो, वरना फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालना पड़ेगा, वही चीज़ निकालोगे, निकालो डायरेक्ट, डिफ्रेंशिएट किया, ये हो गया 0 -1/v², वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये लिखेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है, ये रिलेटिव ऐसे निकालते ना, वी ए माइनस वी बी, -1/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये सब वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए क्योंकि इनकी भी डायरेक्शन है ना। अब वैल्यूज चिपका दो और देख लो, फॉर्मूले से नहीं किया मैंने, डायरेक्ट किया। ठीक है, वैल्यूज देखो, -1/v की वैल्यू 30, 30 का स्क्वायर 900, क्या चाहते हो, और वेलोसिटी ऑफ इमेज तो मुझे फाइंड ही करनी थी, इसकी वैल्यू देखो प्लस का 1 था vm, और माइनस पहले से था तो ये 1 लिख दूँ, -1/15 का स्क्वायर 225 है ना, 225, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे कितना की बनता 10, लेकिन ध्यान दो इस तरफ था तो -10, -10 और -1, अब सबको इधर उधर भेज भेज कर सॉल्व कर लो, ये इधर जाएगा, इधर से इक्वालिटी हटा के इधर भेज देता हूँ और इसको प्लस का कर देता हूँ, हो गया एक प्लस का। ठीक है, ये कट गया 4 बार, और 11 चौक 44, तो -vi + 1 इज इक्वल टू 44, माइनस का vi को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो vi इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या कह रहे हो, कहाँ 5 बोल के 4 लिख दिया, 4 ही बोला था, 4 बार ही जा भी रहा है। $45 मीटर पर सेकेंड,
डन। छापो फिर आगे बढ़ते हैं। इधर पीछे मानसी और ये समझ में आया? वो कहाँ है मुझे तो पता नहीं, ऑनलाइन तो कहाँ है? डन, छाप लिया। तुम लोग नीचे पढ़ते हो कितने बढ़िया लगते हो, टेबल पे भेज दूँ क्या नीचे टेबल पे? क्या हो गया ईशान, नहीं आ रहा समझ में? बेटा आराम से, मैंने क्या कहा था पिछले क्लास में भी समझाई थी यही बात। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन पेशेंस मार के करना पड़ेगा, फुल पेशेंस चाहिए इसमें। गलती सिर्फ इम्पेशेंट होने पे होती है, जल्दीबाजी करोगे गलती होगी। मतलब कैसे? समझ नहीं आया मुझे, क्या वन के साथ अलग निकाल के रिलेटिव अलग से निकाल लिया? हाँ तो एक ही तो बात है। यहाँ पर ऐसे अलग से वन मतलब पहले से जोड़ के -11 इसमें पुट कर दें, हाँ तो वही तो है, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको देख के घबराना मत कि मिरर भी चल रहा है ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे। ये बच्चे बहुत हाइप वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसको डरावना क्वेश्चन में लेते हैं इसको। क्लियर है? इजी है? हाँ ठीक है, कोई जल्दी नहीं है बेटा। नहीं, एक्स डायरेक्शन में अगर मोशन है ना तो सेम आएगा, कोई नहीं सकता। आपने वहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्ट पुट कर दी होगी, रिलेटिव रखनी थी, मैंने यही तो बताया था। वेलोसिटी रिलेटिव रखोगे तो फॉर्मूला क्या पड़ा था? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m²। इसके लिए m निकालना था अपने, 2 आया था, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज सॉरी मिरर बोलोगे, रिलेटिव चाहिए ना अपन को, तो ओ एम लिखा था अपन ने यहाँ पर, तो ये -10 था, ये -1 था, तो माइनस का 44 सॉरी प्लस का 44 और फिर यहाँ से भी -1 होता, वो इधर आके प्लस का 45। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चों की, अगर ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हो तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट y डायरेक्शन में हो देन तब हम क्या करेंगे? इसके बाद एक ही टेस्टी क्वेश्चन दूंगा, बस काम हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है या जिन्हें पहले से आता है, कृपया करके वो लोग ना बोलें और चुप्पी साध लें, ठीक है? अब मैं बाकी बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए फोकल लेंथ अपन को गिवन था और इस बार ऑब्जेक्ट किसी इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा था, ठीक? तो अब आपको कॉमन सेंस है कि ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहीं ना कहीं मूव कर रही होगी, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ मूव करेगी, इधर की तरफ या इधर की तरफ? हाँ, कभी इधर और इधर मूव ही नहीं कर सकती। रीजन समझो, क्या यू चेंज हो रहा है? यू चेंज नहीं होगा तो वी क्यों चेंज होगा? मिरर फॉर्मूला वायलेट करोगे।
अगर u में कोई चेंज नहीं है इस डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो u में कोई चेंज है क्या? अगर u में चेंज नहीं है तो v में क्यों आएगा? यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकती, यानी वो भी इसी एक्सिस पे चलेगा। मतलब अगर y एक्सिस में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है तो इमेज की वेलोसिटी कहाँ आएगी? y एक्सिस में ही आएगी। बोलो पहली बात क्लियर। अब इसे सॉल्व कैसे करें, ये नई मुसीबत। इस बार u और v दोनों कांस्टेंट है ना, f पहले से कांस्टेंट था, मिरर फार्मूला का डिफरेंशिएट किया, हर तरफ 0 इक्वल टू 0। अब कैसे करें? और कोई रास्ता है किसी के पास? चलो, तो एक बालक ने कहा सर आप इसकी हाइट अज्यूम कर लो, कर लिया। इसकी हाइट मान लेते हैं HO, इसकी हाइट मान लेते हैं इमेज की HI। अब चलो देखो, हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू HI बाई HO। ये निकाला था अपन ने। या तो मैग्निफिकेशन के साथ इसको सॉल्व कर लो या फिर इसके साथ कर लो। तो माइनस वी HO इज इक्वल टू यू HI बोल सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v और u तो कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन से बाहर, माइनस को उधर भेज देता हूँ, माइनस v को उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पर बचा HO बाई dt। अच्छा ये डिफ्रेंशिएट होगा, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, इस बार वेलोसिटी है ना, ये डिफ्रेंशिएट होगा। और ये माइनस u अपॉन v बन गया, और ये डिफ्रेंशिएट होगा d HI बाय dt। ठीक है, मुझे जनरली ये पता होता है, ये पूछा जाता है, इस टर्म को इधर भेज दें। और देखो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, तो क्या मैं डायरेक्टली, एक बात समझ में आई मुझे यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ इमेज। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये भी विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ निकाला जाता है? मिरर से। वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑल इन द वेक्टर फॉर्म। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख दो, वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इंटू वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, इसको भी एज अ फॉर्मूला तुम लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो, पर स्ट्रिक्टली बात याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा डायरेक्शन दिख रहा है, कोई कंपोनेंट में दिख रहा है, तो गलती से भी मत लगाना। क्लियर? लिखो। क्या ना हो? बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो h2 माइनस h1 हो जाता, हाइट का डिफरेंस ही तो लेते तुम। उसके बॉटम, मेरे को तो इससे मतलब है कि ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कुछ तो होगी, मुझे उससे मतलब है। एक्चुअली में HO अगर मान लो ये है, तो ये ऐसे होगा ना गिवन, अगर तुम ऐसे कहना चाहते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वाली हाइट गिवन होगी h2 और ये वाली हाइट गिवन होगी h1, तो तुम क्या HO को h2 माइनस h1 नहीं बोल सकते? यही तो बोलोगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तब तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगता यार, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मत मानो। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपन वैसे तो प्रॉपर्ली, बट अगर कोई लेंथ ऑब्जेक्ट हो तो भी ये लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझो, लेट अस सपोज ये एक पेंसिल रखी थी और ये मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, तो क्या ऐसा होगा क्या कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और होगी और इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और होगी? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पेंसिल टूट जाएगी तुम्हारी अगर ऐसा हो गया तो।
सेम इमेज की कहानी में भी होगा, वो एक बार मैग्नीफाइड हो गया, अब यू और वी चेंज नहीं हो तो मैग्नीफिकेशन भी तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी अपन निकाल रहे हैं। क्लियर? आज ट्वेल्थ क्लास वाले बच्चों के लिए आ रही थी, जेई वालों के लिए, दूसरी क्लास भी मेरी है, और मुझे जो लोग यहाँ पर चैप्टर दूसरा पढ़ाऊंगा। इजी क्वेश्चन दे दूँ एक आसान सा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा थिंकिंग स्किल पे है, याद रखना फॉर्मूले सीधे लगाने की बेवकूफ़ी मत करना। अच्छा चलो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर किसी इंस्टेंट पर मान लो कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ये ना दे करके आपको, ये छाप लिया ना सबने, कुछ ऐसे दे रखी होती किसी एंगल थीटा पर, और ये वेलोसिटी गिवन होती v, तो इसके दो कंपोनेंट होते, इधर होता v cos थीटा, इधर होता v sin थीटा। बोलो ये तो सबको समझ में आता है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब सोचो v sin थीटा y डायरेक्शन के लिए हो गया, v cos थीटा x डायरेक्शन के लिए। अब दोनों के लिए स्पेशली फॉर्मूला लगा सकते हो बिना सोचे समझे। जिस वक्त ये सॉल्व कर रहे हैं ना, v sin थीटा वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उस वक्त ये भूल जाना कि इसकी x डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी है, क्योंकि ये इंस्टेंट पे बात कर रहा है। जिस इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ उस इंस्टेंट पे थोड़ी वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया है, उस जगह पर तो वही है ना। तो यहाँ पर जो अपन डिफ्रेंशिएट करें तो आपके दिमाग में आएगा सर अब तो ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी डिफ्रेंशिएट हो जाने चाहिए थे u इंटू वी वाले फॉर्म से। पर बेटा अपन जिस वक्त डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उस वक्त इसे ऐसा कांस्टेंट ही लेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1-2 किलोमीटर आगे निकल जाएगा वो x डायरेक्शन में। तो हम इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे तो कांस्टेंट मान सकते हैं ना, इसलिए कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो पहले ये लगाओगे x डायरेक्शन वाला, फिर y डायरेक्शन वाला। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज पोजीशन and its velocity when the object is at a distance 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के भी आपको बता देता हूँ ये चीज़।
तो बच्चे इस बार देखो इधर ध्यान से, ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा था, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और इसकी ये एंगल गिवन थी 37 डिग्री, और ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना है सर, मिरर कैसा स्टेशनरी, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इस बार रिलेटिव निकालने का कोई झंझट ही नहीं बचेगा, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही मिरर के रिस्पेक्ट में होगा। इस बार डायरेक्ट वेलोसिटीज उठा के रखो और काम कर दो, करो फटाफट। फोकल लेंथ भी शायद गिवन है ना आपको, कितना 20 सेंटीमीटर, तो एफ इज इक्वल टू गिवन है आपको मैं करूँ सॉल्व या करोगे? करो एक बार, दिमाग लगाओ। क्या चीज़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो, किसकी और कौन से डायरेक्शन में? अच्छा, तो मैग्नीट्यूड बता रहे हो, करो सॉल्व करो, बताना। दोनों डायरेक्शन में निकलेगी ना इसकी तो वेलोसिटी, वाई में भी निकलेगी एक्स में भी निकलेगी। सबसे पहला काम देखो बच्चों, इसमें क्या करो, पहले भूल जाओ क्वेश्चन क्या है, पहले v निकालो, v कितना आ रहा है, पहला स्टेप। माइनस का 60 सब लोग निकालो, हाँ और बाकियों का भी आने दो। ऋषभ, अरिचित, पहले इतना बताओ मुझे कि -60 आ गया। गीत, शिहाम, अवनी, श्रेया, फटाफट बताओ जब आंसर आ जाए, -60 आया नहीं आया। पहले v की वैल्यू निकालो मिरर फार्मूला लगाकर। दीवा भी थी, हाँ दीवा हम भी निकालेंगे फटाफट। हाँ -60, यस सर, निकालो फटाफट v की वैल्यू निकालो। सबके आगे -60 मान लूँ? ऋषभ पक्का ना? इधर गीत और ये अवनी, अरे बालकों मेरी आवाज़ आ रही है? अभी देखते हैं, मैं इसमें एक तरीका सिखा रहा हूँ। देखो अब क्या करो, मिरर की जब आपकी 60 निकल गई, पहले मैग्निफिकेशन निकाल दो। मैग्निफिकेशन आ गया होगा 2, आई थिंक 2 -2, स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, m स्क्वायर निकाल लिया हम लोगों ने 4। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, दोनों कंपोनेंट सॉल्व करो वेलोसिटी के। जो x कंपोनेंट आ रहा होगा वो आएगा आपका 5 cos 37, दैट इज 4/5, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट आ रहा होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब आपको इमेज की हाइट वाली, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट वाली वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड मिल रही है, और जो उसके एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, मूवमेंट वाली वेलोसिटी, वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड मिल रही है। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला याद है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v स्क्वायर या m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पुट करो फटाफट, निकाल दो वेलोसिटी ऑफ इमेज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रिजल्टेंट चाहिए होगा क्योंकि एग्जैक्ट वेलोसिटी तो वही होगी। तो आपने फॉर्मूला लगाया सीधे सीधे, मैं सॉल्व करूँ? अरे आज वो भी गायब है तुम्हारा दोस्त, को क्या नाम है, सौरभ जोशी, क्या है? बोल देना क्यों लाइट नहीं आ रही थी तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई।
देखो इस तरफ वेलोसिटी मिली मुझे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इस तरफ की वेलोसिटी मिली जब मैंने कंपोनेंट सॉल्व किया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस वाली वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस तरफ था इसलिए बच्चों क्या लगाया, माइनस। इधर देख लो सब लोग, और इसको क्या बोला था, वेलोसिटी और ड्यू टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये भी बेटा ऊपर की तरफ था तो इसको ले लिया प्लस का। ठीक, अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। मैग्निफिकेशन आप सबने निकाल लिया, कितना आया था, -2 आई गेस, तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +4। वैल्यूज रखकर खत्म करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यूज पुट करो, ये हो गया -4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, -4, और ये आ गया 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये प्लस का आया, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, इमेज कहाँ होगी, इस तरफ होगी। ये पहला मिल गया, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। माय मिस्टेक। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा लोगे, प्लस या माइनस, रीजन पोल की तरफ जा रहा था, ये इंसिडेंट लाइट रे की तरफ जा रहा था, है ना, मैंने गलती कर दी थी यहाँ पर। माइनस की जगह क्या होगा, प्लस, तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस का 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा अपन हाइट के लिए बात करें तो वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा था m इंटू वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था। वैल्यूज चिपकाओ, -2 इंटू 3 दैट इज -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बेटा आप एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन की दोनों वेलोसिटी निकल गई, ये एक्स डायरेक्शन में थी, ये वाई डायरेक्शन में थी। अब मुझे क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी अगर पूछता है वो मुझसे, तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ VHI का स्क्वायर प्लस VI का स्क्वायर, बस। अब 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर लेना, मुझे तो आता नहीं है, तुम लोग देख लेना। अब वो तुम लोग देख लेना, अब कैलकुलेशन तो क्या है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे दूँ ऐसा ही जिसमें मिरर भी मूव कर रहा हो। ठीक है, अब डरने वाली कोई बात ही नहीं है, कितना सिंपल है क्वेश्चन, देखो है कोई डरने वाली बात। मैं नीचे ना गार्ड्स खड़े करने वाला हूँ, ऐसे चेक करने के लिए, तलाशी लेके आने देंगे, किसी ने बंदूक बंदूक ले ही आए सच में। मुझे 100% विश्वास है बेटा, वो तो बस आप इसलिए नहीं लेके आओगे क्योंकि रिकॉइल में आप उड़ जाओगे इस चक्कर में। आगे बढ़े, पक्का समझ में आ रहा है ना। इधर ऋषभ, अपरिचित, आज तुम तुम्हारे दोस्तों से जुदा कैसे बैठे हो। चलो एक और क्वेश्चन ले लो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। वेलोसिटी ले लो 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड, जो 5 था ना उसकी जगह 15 ले लो, और एंगल ले लो 53 डिग्री, एंगल 53 डिग्री, और इस बार मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। मिरर इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। यही करोगे, घर से करके आओगे, यही करो। वो तुम लोगों की मंशा मुझे दिख जाती है कि सब मंशा क्या है तुम लोगों की, आलस खाने वाली मंशा है या सॉल्व करने वाली मंशा है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करने वाला, ईशान करेगा, क्योंकि ये बार बार साइन कन्वेंशन में गलती कर रहा है। कुछ नहीं, फर्जी सा क्वेश्चन है, फटाफट उड़ा दो। क्या चीज,
समझा नहीं, मैं फिर से बोलो। 30, हाँ 30 है वही। हाँ 30। फोकल लेंथ मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्या यही क्वेश्चन वापस समझाऊँ? मैं एक बार वैल्यूज वापस रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा। देखो ये तो 30 सेंटीमीटर एज इट इज है क्वेश्चन में जो गिवन है, और फोकल लेंथ 20 वही है, पहले वाला ही है। ठीक है, बस वेलोसिटीज चेंज किया उसी क्वेश्चन में। इसको 15 कर दिया, इसको 53, और इसको 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये मीटर पर सेकंड मैप पर है ना, 2 मीटर पर सेकंड, बस बाकी सब सेम टू सेम है। अच्छा तुम लोग मुझे वेक्टर फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो। जैसे इसका आंसर अगर तुम लोग चाहते हो तो -16 आई कैप -6 जे कैप भी दे सकते थे। अगर गिवन नहीं है तो वो डायरेक्ट पूछ लो। इसमें तुम लोगों की मिस्टेक होगी, मुझे उम्मीद है, एक छोटी सी। हाँ बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना मतलब कंपोनेंट तोड़कर। अच्छा चलो, देखो इस बार क्या दिया हुआ इन्होंने, 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड, और एंगल गिवन है। बाहर जाना चाहते हो? 53 डिग्री दे रखा है। बस बेटा आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए थी, जैसे कि साइन 53 क्या होता है। तो साइन 53 इज 4/5 एंड कॉस 53 डिग्री इज 3/5। और पिछले केस में 37 था, तो उसमें बेटा बस ये उल्टा हो जाता है। ये वैल्यू होती है कॉस 37 की, और ये होती है साइन 37 की। ठीक है, 90 माइनस थीटा वाली कहानी। अब जरा सोचो, जिस तरफ एंगल है उस तरफ का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस। तो 15 कॉस 53, अगर आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आता तो आपको ये वैल्यू गिवन मिलेगी। ठीक है, टेक साइन 53 इज 4/5 ऐसा। तो बेटा अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो। 15 और कॉस 53 कितना था, 3/5, कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ऊपर आ जाएगा 15 साइन 53, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 4/5, 5 से गया 3 टाइम्स, और ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नहीं समझ आया? -46, दैट इज करेक्ट। अरे गुड, गलती नहीं करी, रिलेटिव नहीं निकाला, वेरी गुड।
इसमें आप लोग जब वाई डायरेक्शन सॉल्व करोगे ना वहाँ पर मिस्टेक कर दोगे रिलेटिव निकालने में। मिरर की वेलोसिटी ध्यान रखना एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में रिलेटिव निकालोगे तो कितना मिलेगा, जीरो ही तो मिलेगा। तो वाई डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मत ले लेना, मतलब ध्यान रखना कि वाई डायरेक्शन में थोड़ी मूव कर रहा है मिरर। अच्छा इसी क्वेश्चन को और गंदा बनाना हो ना तो इस वेलोसिटी को ऐसा कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, बट अब ठीक है वो बहुत क्रिटिकल केस हो जाता है। पर मेरे हिसाब से अब इसके क्वेश्चन में तो नहीं अटकने चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर में। क्लियर है पक्का? जिगली पर अटकेगा इसने कहा है। हाँ मिस्टर विराज गलत किया। तुम बताओ ना यार क्या आया। नहीं वो निकाल दिया रिजल्टेंट। कौन सा निकाला है? 20? नहीं गलती कर, रिलेटिव ले रहे हो क्या? 24। 24 मिस्टर ओझा। समझाना नहीं है सर, सॉल्व करना। ऐसे नहीं होगा, या तुम दो उंगली से मूव करो या फिर इससे मूव करो। ठीक है वेलोसिटीज तो मैंने निकाल ही दिया, सिर्फ पुट करना है। वो बाहर कहीं भी चलोगे चल जाएगा वो। आप कितना आ रहा है बेटा? नहीं गलत आ रहा है। सबसे पहला काम आपको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। पहली चीज़ आपको वी निकालनी होती है, तो वी निकालोगे इसमें मेरे हिसाब से पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, 60 आ गया मैंने 60 सेंटीमीटर। कल की क्लास अपन वही 8:30 ही रखने वाले हैं, मॉर्निंग वाली। ठीक है।
बालक कब से ऑडिबल नहीं था मैं? ये पूरा समझा दिया मैंने, सुना ही नहीं आप लोगों ने? अरे यार, समझ में आया? समझ में आया था वो नहीं आया जो लिखा था इसमें? बेटा आप भी इंतजार कर रहे थे, पूरा टॉपिक खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। पहले ही बता देते। आ, चलो वापस बताता हूँ। रुक जाओ 2 मिनट। देखो बेटा हाँ हाँ आराम से, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड, और ये था, वापस आना पड़ेगा फिर तुम्हें तो, और इस तरफ की डायरेक्शन थी इसलिए प्लस। ठीक है, सेम बेटा अपन ने वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाली थी ऊपर की तरफ, तो ये भी प्लस, और मिरर की वेलोसिटी मुझे इधर गिवन थी 2 मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने इसको लिया माइनस। इतनी बातें क्लियर? अब सीधे सीधे देखो मैग्निफिकेशन और पोजीशन ऑफ इमेज, पिछले क्वेश्चन में अपन ने निकाला, सेम डेटा दिए हुए मैंने, तो सेम आ गया। मैग्निफिकेशन आया आपका -2, और पोजीशन ऑफ इमेज वी आया था अपना -60 सेंटीमीटर। वैसे इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है मुझे अगर मैग्निफिकेशन निकाल लिया तो। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए देखो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हुआ करता था, मैं ही लिख देता हूँ। तो देखो एक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ऑल इन द वेक्टर फॉर्म। वैल्यूज रखते हैं, ये तो मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज तो फाइंड ही करनी है, छोड़ दिया एज इट इज, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बेटा ये रिलेटिव का कंसेप्ट होता था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो उसको अपन लिखते थे वी ए माइनस वी बी, तो मैंने इसलिए लिखा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू बेटा -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ था प्लस का, तो मैंने लिखा प्लस का 9, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर खुद कितना था -2, मैंने इसमें रख दिया, तो बेटा मेरे हिसाब से ये 11 आ जाएगा प्लस का, और 11 4 जा 46। चेक करना पड़ता है बालक, तुम समझते नहीं हो। और मिरर की वैल्यू वेलोसिटी -2, दैट इज -44, सॉरी हाँ -44 है ना, फिर ये उधर चिपकाया अपन, ये प्लस का बन गया, उधर जाके फिर से माइनस का हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई बच्चे मेरे पास -46 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी डायरेक्शन में आई बच्चे? एक्स डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में भी सॉल्व करते हैं। वाई डायरेक्शन में कैसे सॉल्व करते थे बेटा? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ इमेज with respect to mirror is equal to magnification into velocity of height of object with respect to mirror। यही होता था, सॉल्व कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2, और यहाँ पर आ गया वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब यहाँ पर एक बात समझो, क्या वाई डायरेक्शन में मेरा मिरर मूव कर रहा है क्या? वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है? नहीं, तो यानी ये दोनों टर्म्स क्या होंगे इस बार? जीरो, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस बार मिरर अगर वाई डायरेक्शन मूवमेंट नहीं कर रहा तो जीरो। सीधे वैल्यूज रखो, ये कितना है मुझे नहीं पता, ये तो फाइंड ही करना है, और ये -2, और ये मेरे हिसाब से प्लस का 12 आया था शायद, है ना? 12 2 जा 24, तो माइनस का 26 मीटर पर सेकेंड। इजी? अभी तो आवाज आई सबको ऑनलाइन में? यहाँ पर आप लोगों के स्फेरिकल मिरर का पार्ट खत्म होता है, और इनफैक्ट मिरर का पार्ट ही खत्म होता है। अब जो एक पोर्शन मैंने छोड़ा हुआ था, कौन सा? प्लेन मिरर वाला, वो सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो उस टाइम क्या बोर्ड वालों को फ्री कर दूंगा, इनके सिलेबस में वो नहीं है तो क्या मतलब है करने का, ठीक है? तो उस टाइम पे करवाऊंगा। तो मैंने ही कर दी तुम्हारी मेहनत, तो क्या मतलब है? छाप लो, फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन।
अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th और क्लास 8th। क्लास 8th में भी था रिफ्लेक्शन। अच्छा, सोचो तुम लोग कौन सी 8th क्लास में ऑनलाइन में थे ना, और तब से बच्चे आज तक दुआएं मांग रहे हैं। तुम लोग की 12th खत्म हो गई, कब ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे सुनते हैं कहीं पे भी कोई न्यूज़ बता दे कोरोना फिर फैल रहा है, अरे हाँ ऑनलाइन। क्या जनवरी में दिसंबर में गलती से भी ना हो, वो सबसे खराब टाइम होता है घर पे बैठने का, क्योंकि आदमी घर पे बैठता नहीं, घर पे सोता है। सर्दी का टाइम होता है, मस्त रजाई में घुस के सोने में बहुत मज़ा आता है। आराम से 12-12 13-13 घंटे की नींद निकलती है। उस टाइम पे तो जितना हो सके उतना घर से बाहर रहो। एक तो दिन छोटा होता है, सो जाते हैं मस्त। चलो छाप लिया सबने ये, ऋषभ छापा या सॉल्व किया? सॉल्व नहीं किया? सॉल्व किया था, गुड गर्ल यार। चलो, तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यार ये क्या होता है मुझे बताओ थोड़ा सा, पहले मैं समझना चाहता हूँ, मुझे आता नहीं है। बेंडिंग ऑफ लाइट, ऐसे लाइट चलते चलते हवा में घूम जाती है ऐसा। अगर बेटा ऐसी बात है बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन होता है ना, तब तो बहुत मज़ेदार चीज़ हो गई। रुक जाओ रुक जाओ, पहले बेंडिंग ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। मुझे जहाँ तक याद है दीव रोगली भाई ने कुछ बताया था, क्या, कि लाइट जो होता है वो वेव फॉर्म में होता है। बेटा इसके हिसाब से तो वो पहले से बेंड होते हुए चल रहा था बेचारा, तो फिर तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज नॉट रिफ्रैक्शन। और कुछ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन। चलो वेरी गुड। तो बेटा देखो, जब भी लाइट रे, पहले हिंदी में समझते हैं बाद में अपना इंग्लिश की डेफिनेशन लिख लेंगे। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यहाँ पर पॉइंट सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, मीडियम का ट्रांसमिशन। याद है रिफ्लेक्शन पढ़ाते वक्त मैंने बोला था सेम मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही एक छोटी सी बाउंड्री होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो वो रिफ्रैक्शन, सेम मीडियम में रह जाती है तो रिफ्लेक्शन। ये क्लियर है? अभी देखो बच्चे 10th क्लास पास करके आए, सबको पकड़ेंगे जो 10th पास करके आए हैं। ठीक है, सर्दियों में सोना अभी से क्यों। आ, तो बेटा लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो अब ज़रा सा पुरानी बातों पे चलते हैं। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लिया है उन्हें थोड़ा थोड़ा सा एक बात याद आ रही होगी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। याद आ रहा है, कहीं पे पढ़ा था? अगर मैं किसी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालूँ तो, चलो, तो मैं निकाल सॉरी स्पीड ऑफ लाइट निकालना चाहता हूँ किसी मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैसे तो वी लिखते हैं पर ठीक है। तो बेटा ये रिफ्रैक्ट, ये भी तो चेंज होंगे, परमिटिविटी कांस्टेंट, तो इसको क्या बोलूँगा, म्यू मीडियम इंटू म्यू मीडियम इंटू एप्सिलॉन मीडियम। और मुझे थोड़ा थोड़ा सा ये भी याद है, इसको भी कन्वर्ट करने का तरीका। इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिटिविटी, और ऐसे ही रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। जिन बच्चों को नहीं पता वो लोग इसको छोड़ दो, मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा इस बात को। एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं सब। अब ज़रा सोचो,
इसमें से म्यू आर एप्सिलॉन आर वाली वर्ड निकाल देता हूँ बाहर, तो 1/रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर बचा 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी इन मीडियम, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। और अब ध्यान से देखो, सी इन एनी मीडियम इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब नोटिस करो, क्या ये वैल्यू लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है? बेटा रिलेटिव परमिटिविटी याद करो, सोचो, सोच के बताओ। हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, ये लेस देन 1 तो आ ही नहीं सकती। लेस देन 1 आने का मतलब है कि वैक्यूम के अलावा, जैसे मान लो दो चार्जेस रखे थे, मैंने पूछा वैक्यूम में दो चार्जेस पर लगने वाला फोर्स, आपने बताया एप्सिलॉन नॉट लगेगा। फिर मैंने कहा वाटर में रख दिया, तो आप बोल रहे हो एप्सिलॉन वाटर लगेगा और उसकी वैल्यू कम बता रहे हो तुम, रिलेटिव परमिटिविटी कम बता रहे हो, मतलब उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा? नहीं, सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लग रहा था? वैक्यूम में। याद आ रहा है कूलम्ब्स लॉ? तो आप ये याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अब सोचो वेलोसिटी ऑफ लाइट को किसी ग्रेटर देन 1 वैल्यू से आप डिवाइड करोगे, तो क्या जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो कम आएगी? तो यहाँ से ये पहली बात प्रूफ होती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो किसी भी मीडियम में कम होगी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऑलमोस्ट इक्वल होती है एज कंपेयर टू द एयर। वैक्यूम और एयर की लगभग बराबर होती है, वैसे तो कम ही होती है, पर लगभग आप बराबर मान सकते हैं, पर ये एक कंडीशन है। बोलो पहली बात क्लियर हुई, हाँ या ना? लिख तो इस बात को सब लोग लो। जिन बच्चों ने अभी चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ा, वो जब पढ़ोगे तब इस बात को समझ जाओगे, इसलिए लिख तो अभी लो। क्या है कि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैन यू प्रूफ वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? तो उसका प्रूफ अकेला यही है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों से, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है थिंकिंग स्किल पे। यार ये शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ऐसा आप लोगों को पता है, मेरे हिसाब से सबको पता है। तो ऐसा क्यों होता है, पहला क्वेश्चन। हाँ, डेंसर और रेयर होता है। चलो अभी चेक करते हैं, फिर बात करेंगे। जिग्नीपफ आंसर देगा मुझे, क्योंकि जिग्नीपफ ने 10th में पढ़ा है। चलो ठीक है, मान लिया, तुम जो कहोगे मानना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये बात, गजब की बात पता है, लाइट पार्टिकल होता है या वेव होता है? नहीं, ये सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले ये बात बताई थी न्यूटन ने। हाँ, वो तो खैर बताई तो बहुत चीज़ें गलत थी उन्होंने, लेकिन और पता है तुम्हें, कई सालों तक ये बात सच मानी गई थी।
हाँ, तो न्यूटन ने, सबसे पहले न्यूटन ने बताया था इस बारे में, देन आफ्टर फिर हाइगेंस ने प्रूव किया था अपने प्रिंसिपल से, जो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो ना, हाइगेंस प्रिंसिपल, वहाँ पर प्रूव करके उन्होंने बताया था कि नई लाइट वेव ही होती है। वेव ऑप्टिक्स में यही तो पढ़ते हो आप, डिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है लाइट, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो यार ये वेव ही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनली पार्टिकल नेचर प्रूफ किसने किया? आइंस्टीन ने प्रूव किया था पार्टिकल नेचर, नोबेल प्राइज भी तो मिला था इनको, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला है उन्हें, इनको उनके सिर्फ इसी के लिए मिला है। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने कहा मिला है? मैं कह रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के लिए नहीं मिला। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं बेटा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को, और ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोलर बिजली बनाना। ठीक है, सोलर प्लेट, वो इसकी बात कर रहे हैं। हाँ चलो वापस आते हैं इस पर। अब मेरा क्वेश्चन है कि दो टाइप के मीडियम होते हैं, क्वेश्चन तो क्या ही है, दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर और एक होता है डेंसर। सोचो क्लास 12th में आकर मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ, डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर और डेंसर। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज रेयर मीडियम, व्हाट इज डेंसर मीडियम। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जीरो से बात करेंगे। रेयर मीडियम किसे कहते हैं और डेंसर किसे कहते हैं, गुड़िया बताना चाहोगे? वैशाख नंदन, हाँ, कोई और बताना चाहेगा? देखो सिंपल सी बात है, एटम्स की पोजीशन देखेंगे, जिसमें एटम्स दूर दूर हैं। देखो ये हमेशा कंपेयर टॉपिक है, कंपेयर किया जाएगा। जैसे मैं पूछूं कि ईशान की हाइट कम है ज़्यादा है, तो कोई बोलेगा कम है, कोई बोलेगा ज़्यादा है, तो अब इसको ग्रेट खली के बगल में खड़ा कर देते हैं, ऑटोमेटिक इसकी हाइट कम हो गई। किसी एलकेजी के बच्चे के साथ खड़ा कर देते हैं, हाइट ज़्यादा हो गई। तो ये एक रिलेटिव टॉपिक है, हाइट कम या ज़्यादा। वैसे ही मैं सिंपल सी बात करूँ, रेयर और डेंसर एक रिलेटिव टॉपिक है। दो मीडियम को कंपेयर किया, जिस मीडियम के एटम्स दूर दूर थे वो रेयर, जिसके पास पास थे वो डेंसर। तो हमेशा दो मीडियम्स को कंपेयर करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली एक रेयर होगा एक डेंसर होगा। अब कुछ चीज़ें आप कॉमन सेंस से बता सकते हो, एयर और वाटर में से कौन रेयर कौन डेंसर? हाँ, वाटर रेयर और एयर डेंसर। वाटर डेंसर है और एयर रेयर है। चलो ठीक है, ग्लास और वाटर में से ग्लास क्या है? रेयर, डेंसर, सोच लो। यस बेटा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा पास होंगे? अच्छा, ग्लास इज अ सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट? सॉलिड स्टेट, गलत पता है आप लोगों को। ग्लास इज कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड, ग्लास इज अ लिक्विड स्टेट। पता नहीं तुम लोगों को ये चीज़, ग्लास इज कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड। ये सुपर कोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत स्लो फ्लो करता है, लेकिन फ्लो करता है। हाँ, यहाँ पर जाओ आमेर के जो किले में, वो देखो आप, जो शीश महल है, उसके कांच नीचे से काफ़ी मोटे हो चुके हैं और ऊपर से बिल्कुल पतले पतले हो गए हैं, क्योंकि फ्लो करता है। सुपर कोल्ड बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, मतलब 300-400 साल में जाके पूरा फ्लो करेगा, बट फ्लो करता है। सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं, इसलिए उसे सॉलिड नहीं कहते। हाँ, सॉलिड में इसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड स्पेशल कैटेगरी, और उसमें इसको अकेले का नाम है बेचारे का सुपर कोल्ड लिक्विड। कभी सर्च करना गूगल पे, सुपर कोल्ड लिक्विड दिख जाएगा ग्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रेयर डेंसर क्लियर हुआ। अब मेरा अगला पॉइंट है कि अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। सब लोग नहीं बोलेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। सब 10th क्लास पास हो गए हैं? हाँ बेटा, अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, वेरी गुड। कितने लोग इसके साथ हैं अरिंजे के अलावा? दो लोग, वेरी गुड। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, त्रिशला भी है, वेरी गुड। यही कंफ्यूजन है और हमेशा ये डर बना रहता है तुम लोगों में, ये डर बना रहता है ना हमेशा। तो याद रखना, डेंसर टू रेयर अवे होता है। ठीक, अब ये डर दिमाग से निकाल दो,
डेंसर टू रेयर क्या होगा? ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्लियर? दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर. तो डेंसर टू रेयर क्या होगा? हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्लियर हुआ हाँ या ना? तो अब बताओ रेयर टू डेंसर में क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब क्लियर है? नोट करो. फिर मैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ और इस कहानी को ख़त्म करते हैं आज के लिए यहीं पे. फिर इसमें स्नेल्स लॉ से आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ये टॉपिक बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स पे ही डिपेंड करता है, ये छोटी छोटी चीज़ों पर. अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये अवे ही क्यों गया, कोई समझा सकता है मुझे? कोई मेरा दोस्त? हाँ, चलो ठीक है, काफ़ी हद तक सही है. अच्छा, एक छोटी सी बात पूछूं. लेट अस सपोज मैं इसको उल्टा बनाता हूँ. ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, और यहाँ से एक लाइट की बीम आ रही थी. एक लाइट की बीम आ रही थी ऐसे, और ये इस मीडियम में टकराएगा. तो ये तो समझ में आ रहा है कि जैसे डेंसर से रेयर में जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. हाँ या ना? और इसकी वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगी, सबसे पहला पॉइंट कौन सा टच करेगा? ये वाला. तो ऑटोमेटिकली इसकी वेलोसिटी तेज होगी तो इस तरफ मूव करेगा. लेकिन पीछे वाला पार्ट दूसरे मीडियम में है. हाँ या ना? तो अब सोच के देखो क्या होगा. आप इसको ऐसे समझो कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, जैसे मीडियम बाउंड्री क्रॉस करेगा ये ऑटोमेटिक ऐसे शिफ्ट हो जाएगा. समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेम ये चीज़ डेंसर में फील करके देखना. अगर प्रॉपर समझना है तो ये रीज़न है, बाकी क्यों का तो एग्जैक्टली कहीं रीज़न मिलेगा नहीं. फिर तो याद रखो ये चीज़, बस दिमाग में बैठा के रखो, डर और तो कुछ रास्ता नहीं. ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं. कहीं पे कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो, वरना फिर किसी बालक को कोई डाउट? रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है. हाँ बालक.